नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक से पहले विरोध के सुर। प्रशांत भूषण का केजरीवाल पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप। योगेंद्र यादव ने स्वीकारे मतभेद। जम्मू कश्मीर में मंत्रालयों का बंटवारा। मुफ्ती मोहम्मद सईद के पास गृह, वित्त और शिक्षा। निर्मल सिंह को ऊर्जा और आवास। सज्जाद लोन बने विज्ञान, तकनीक और पशुपालन मंत्री। 2G और 3G स्पेक्ट्रम के अगले दौर की नीलामी आज से शुरू। सरकार को 82,000 करोड़ से ज्यादा के राजस्व की उम्मीद। बारिश से बर्बाद हुई फसल। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। दालों के उत्पादन में 25% तक की हो सकती है कमी। और ईरान मसले पर अमेरिका और इजरायल के बीच मतभेद। नेतन्याहू ने ईरान की तुलना की ISIS से। डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया भाषण का बहिष्कार। ओबामा ने जताई आपत्ति। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। आपसी मतभेदों के बीच होने वाली यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पीटीआई के हवाले से खबर है कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल नहीं होंगे। बैठक से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आंतरिक लोकतंत्र के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी दो धड़ों में बंटती दिखाई दे रही है। लखनऊ में पार्टी नेता संजय सिंह ने एक बार फिर चिट्ठी लीक होने पर सवाल उठाया। बार बार जब इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति होती है, कुछ चिट्ठियां लिखी जाती हैं, फिर वो चिट्ठियां लीक हो जाती हैं। कौन लीक करता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। दरअसल पार्टी में प्रशांत भूषण की केजरीवाल को लिखी गई चिट्ठी लीक होने से खलबली मची है। प्रशांत भूषण ने कहा था कि संयोजक के तौर पर केजरीवाल पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं चाहते। लोग इस तरह की बातें करने लगे हैं कि भाई अब सारी चीजें हाईकमांड के ऊपर छोड़ दो और अरविंद सारे फैसले कर लें, अरविंद खुद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर लें। ये सब अब कुछ लोग कहने लगे हैं और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के रवैये पर प्रशांत भूषण की ओर से उठाए गए सवालों का मंगलवार को आशुतोष ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि उनको इस तरीके की बातें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए थी। अगर उनको लगता है कि पार्टी के अंदर ठीक नहीं है, पार्टी में सब बातें सही नहीं है, तो वो उसको नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में उठाते। तो लोग नए लोग आए हैं, इनको इनकी मजबूरी भी है अरविंद की तरफ से बोलना और उन्हीं के रहमो करम पर रहना, तो वो जी हजूरी के चक्कर में ऐसा कह रहे हैं। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पार्टी में लोकतंत्र का मुद्दा उठा रहे हैं। इस बीच योगेंद्र यादव ने भी संगठन के अंदर अलग अलग विचारधाराओं को गलत नहीं बताया है। राजनीति में मतभेद होना बहुत सामान्य चीज है, हर दल में होता है, होना चाहिए। अगर ऐसा कोई दल हो जिसमें मतभेद ना हो तो वो बड़ी अजीब और खतरनाक चीज होगी। बस यह है कि मतभेद मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। पार्टी के भीतर मचे इस घमासान से तटस्थ कार्यकर्ता सख्ते में हैं। ऐसे में सबकी निगाहें आज होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर लगी हैं। इसमें इन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने गृह, वित्त और शिक्षा जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी पीडीपी मंत्रियों को सौंपी है। वहीं गृह मंत्रालय का प्रभार अपने पास रखा है। जम्मू कश्मीर में 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल के शपथ लेने के 2 दिन बाद पीडीपी बीजेपी गठबंधन में विभागों के बंटवारे का ऐलान मंगलवार को किया गया। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता निर्मल सिंह को ऊर्जा विकास और आवास एवं शहरी विकास की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि लाल सिंह स्वास्थ्य मंत्री होंगे। पार्टी के लिए मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभाने वाले पीडीपी के हसीबे द्राबू वित्त मंत्री होंगे। उन्हें श्रम, रोजगार और संस्कृति मंत्रालयों का प्रभार भी दिया गया है। पीडीपी के नईम अख्तर को शिक्षा और जावेद मुस्तफा मीर को राजस्व का प्रभार सौंपा गया है। अलगाववादी से नेता बने सज्जाद लोन को विज्ञान और तकनीक और पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें बीजेपी कोटे से मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पीडीपी के नेता अब्दुल रहमान वीरे नए बागवानी और हज मंत्री होंगे, जबकि बशारत अहमद बुखारी को कानून, न्याय और विधायी मामले और राहत और पुनर्वास की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के चंद्र प्रकाश को उद्योग और वाणिज्य, बाली भगत को सामाजिक कल्याण और सुखानंदन कुमार को वन और लोक स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीडीपी नेता अल्ताफ बुखारी को पब्लिक वर्क्स, फ्लोरिकल्चर मंत्री बनाया गया है।
इमाम रजा अंसारी को सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा और युवा एवं खेल मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते 2 दिनों में देश के कई हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश ने रबी की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए की फसल के बर्बाद होने की आशंका है। दालों की उपज भी 25% कम हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में भी कल इस पर चिंता जताई गई और किसानों को मदद मुहैया कराने की मांग की गई। सरकार ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारी बारिश और ओलावृष्टि से देश के कई राज्यों में फसलों को दोहरा नुकसान पहुंचा है। कमजोर मानसून के चलते चावल, मोटे अनाज और दालों का उत्पादन पहले ही कम था। पंजाब में गेहूं, राजस्थान में सरसों, चना और इसबगोल की फसलें बुरी तरह तबाह हुई हैं। बारिश का असर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ है। इस दफा लगभग 257 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद है, जो कि बीते साल से 8.5 मिलियन टन कम है। लेकिन अब इसके और कम होने से संकट के गहराने के आसार दिखने लगे हैं। हालांकि नुकसान के वास्तविक आंकड़ों में कुछ वक्त लगेगा। इस पे हमने बहुत खर्चा किया था ये फसल पे। अभी ये फसल हमको हमारे हाथ में कुछ ही नहीं आने वाला है। रात की इस बारिश ने हमको बहुत ज़्यादा निराश कर दिया और 90% पूरा बार जो है तो ज़मीन पर गिर गया और अब बहुत ज़्यादा निराशा है। किसानों की पीड़ा आज संसद के दोनों सदनों में भी उठी। राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा में सांसदों ने फसलों के नुकसान और किसानों की हालत पर सरकार का ध्यान खींचा। और इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये हम इस तरह इसका आकलन न करें कि किसान को जो मिलने वाला था उसका कितना नुकसान हुआ। सच्चाई तो ये किसान के घर में जो रखा था वो भी चला गया। फसल अति बारिश से और हवाएं तेज चलने से गिर गई है और वो उठ जाएगी। कम से कम ऐसे वक्तव्य देने से पहले किसानों की संवेदनाओं को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कितना कष्ट होता है। लोकसभा में सरकार ने हालत चिंताजनक माना और किसानों को राहत देने के लिए कदम उठाने का भरोसा दिलाया। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से पेश एक संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया, जिससे सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। आमतौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आम सहमति से पास होता रहा है, लेकिन सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने अभिभाषण में काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोड़ने से जुड़ा संशोधन पेश किया, जिस पर वोटिंग में विपक्ष की जीत हुई। येचुरी ने सरकार के आग्रह के बावजूद अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया। राज्यसभा में सरकार के अल्पमत में होना इसकी अहम वजह रही है। ये तो एक असाधारण बात है कि इस तरीके से पारित हुआ, लेकिन उसके लिए श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री खुद को और वो शासक पार्टी को जाता है कि जिस तरीके से उनके बर्ताव के चलते हुए विपक्ष के नेता को और विपक्ष के हम सब को वहाँ पे बोलने ही नहीं दिया। पहले भी ये पिछले 60 साल के इतिहास में हुआ है 4-5 बार, और 2005-2006 में यदि मुझे याद है अच्छी तरह से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनको बीजेपी ने जो है राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे जब बोलने नहीं दिया था, 7 दिन हाउस को रोके रखा था, सदन नहीं चलने दिया था। जिस तरह से विपक्ष ने आज उस धन्यवाद प्रस्ताव पे एक संशोधन प्रस्ताव मूव किया है, वो उन्होंने सरकार को कोई कठिनाई में स्थिति में डालने का प्रयास नहीं किया, बल्कि महामहिम राष्ट्रपति के प्रति असम्मान जाहिर किया, डिसरिस्पेक्ट जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान से किनारा करते हुए उन्होंने कहा है कि आतंकवाद से सरकार कड़ाई से निपटेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार बीजेपी पीडीपी के बीच तय हुए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मुताबिक चलेगी। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष की ओर से उठाए गए विभिन्न मुद्दों का एक एक करके जवाब दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में संपन्न विधानसभा चुनाव को लेकर दिए मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान को भी खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बनी है और सरकार चलेगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर। किसी के बयान से हम उसका समर्थन कतई नहीं कर सकते। आतंकवाद के संबंध में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ ये सरकार आगे बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलावों के मामले पर सदन को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मुआवजे के प्रावधानों को जस का तस रखा गया है और बिल में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। पर हमारे सभी आदरणीय सदस्यों ने भूमि अधिग्रहण की चिंता की है। मैं ये वरिष्ठ जनों का सदन है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस प्रावधान में किसानों के खिलाफ कोई भी बात हो, मैंने डे वन से कहा है, हम करेक्ट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 9 महीने के कार्यकाल में विदेशों में जमा काले धन की वापसी के लिए गंभीर प्रयास किए हैं और एक एक पैसा विदेश से वापस लाया जाएगा। कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी बनाओ 2011 में, अगर उसी समय एसआईटी बना देते, उसी समय कार्यवाही शुरू करते, तो जो सपना हम देख रहे हैं कि इतने रुपये आते और इतने रुपये जाते, ये संभव होता। लेकिन वो समय इसलिए नहीं किया गया, एसआईटी किसी को बचाने का इंटरेस्ट था। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून की कवरेज को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यूपीए सरकार के दौर में लाई गई योजनाओं के नाम बदले जाने के आरोपों को भी खारिज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान पर लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने का श्रेय चुनाव आयोग, सेना और आम जनता को जाता है। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने पीडीपी की तरफ से अफजल गुरु का शव वापस मांगे जाने के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की। लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान को लेकर विपक्ष ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लगातार दूसरे दिन इस मसले पर सदन में सफाई देनी पड़ी। हमारे देश के सेना को इसका श्रेय मिलना चाहिए, हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को इसका श्रेय मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर की जनता को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारी इस बात से पूरा का पूरा सदन यह सहमत होगा। अब उस जम्मू कश्मीर के उस चीफ मिनिस्टर को इंडोर्स करने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट और एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार से मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान पर निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग की है। हम यही चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आकर अगर स्टेटमेंट दिए तो सारे देश को ये मालूम होगा कि सरकार की इच्छा क्या है और वो किस ढंग से उसको खंडन करना चाहते हैं। I want the Honorable Prime Minister to clear the air about such a sensitive issue coming from the newly elected Chief Minister of a state which is a border and sensitive state. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान पीडीपी की ओर से आए एक और बयान पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की। उस समय अफजाल गुरु मुख्य साजिश करता हुआ उसे फांसी की सजा दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के गठबंधन के लोग उसकी अस्थियां मांगकर सम्मानित कर रहे हैं। अगर वो राष्ट्रद्रोह था तो ये भी राष्ट्रद्रोह है। सोमवार को पीडीपी विधायकों ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के शव के अवशेष सौंपने की मांग की थी। अफजल गुरु को फरवरी 2013 में फांसी दिए जाने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही दफना दिया गया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। साथ ही राज्यसभा में लंबित बीमा कानून संशोधन विधेयक और कोयला खदान विशेष प्रावधान विधेयक समेत कुछ विधेयकों को लोकसभा में पेश करने पर मंगलवार को अवरोध हुआ। विपक्ष ने जानना चाहा कि क्या राज्यसभा में लंबित बिलों को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। उपसभापति पीजे कुरियन ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि इस पर आसन फैसला करेगा। राज्यसभा में लंबित विधेयकों को लोकसभा में पेश करने का मामला समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने उठाया। उन्होंने कहा कि ये बिल इस सदन की संपत्ति है, राज्यसभा ही इन्हें पारित करने या फिर खारिज करने का अधिकार रखती है। क्या इस सदन में कोई अगर विधेयक पेंडिंग है तो उस विधेयक को जब तक या तो वापस न हो जाए या रिजेक्ट न हो जाए या पास न हो जाए तब तक वो विधेयक क्या लोकसभा में पेश किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। They are exercising their tyranny of majority in the other house and they are bypassing the actual legitimate right of this house, and that is not permissible, sir. You are the custodian of this house, sitting in the chair. You will have to tell us
whether what the government is doing is permissible or not. Myself with all my colleagues who have spoken that this is the property of this house, and while this bill is pending in this house, the same bill cannot be. How do you know it is the same bill or not? Now whether this is the same bill How do you know? or new bill. सरकार ने विपक्षी सदस्यों को शांत करने की कोशिश की। नरेश अग्रवाल जी ने, आनंद शर्मा जी ने, सीताराम येचुरी जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जिस मुद्दे को उठाया है, मुझे लगता है कि इस समय हम जिस मुद्दे पर आज, जिन विषयों पर आज चर्चा करने वाले हैं, वो विषय आज इससे संबंधित नहीं है। सरकार के जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। विपक्ष ने आसन से व्यवस्था देने को कहा। उप सभापति पीजे कुरियन ने कहा कि इस मामले में संवैधानिक प्रावधानों पर गौर करना होगा। This is not that simple issue you have raised. I am telling you, it needs a little more consideration and study. But certain things I want to make it clear, which have come very clear from your discussion. Number one is, we don't have a jurisdiction over the other house. The chair has no jurisdiction over the other house. That is a fact. There is no rule in our rule book regarding what you said, preventing placing something in the other house. Even if there is a rule in this book, that is not binding on them also. सरकार को पिछले कुछ दिनों में लाए गए 6 अध्यादेशों की जगह संसद से विधेयक पारित कराने हैं, लेकिन पिछले हफ्ते राज्यसभा में एकजुट विपक्ष ने इन बीमा कानून संशोधन विधेयकों को सदन से वापस लेने का विरोध किया था। इसके बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। विदेश वार्ताएं या फिर यात्राएं, इराक संकट से जुड़ी खबरों से अगर अगवा की गई भारतीय, जहां भी है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, हर जगह है राज्यसभा टीवी की टीम। भारतीय टेलीविजन का एक चमकदार चेहरा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी की कोशिश, बात इंसानियत की, जो आज भी वेश्यावृत्ति के चंगुल से नहीं निकल पा रही। घंटों की मेहनत और मुआवजे के नाम पर चंद रुपए। कहानी जंगल के रखवालों की। सोलिगा वैसे तो कई देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन इनके मुख्य कुल देवता महादेश्वर हैं। सफर लहरों की सौदागरों के साथ। अब मछली पकड़ना घाटे का सौदा बनता जा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अभी भी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। थोड़ा सा बाजार को चौंकाते हुए ये घोषणा जरूर की गई है और क्रेडिट पॉलिसी से पहले ही रेपो रेट में कटौती कर दी गई है। एक बार फिर बजट में जो ऐलान हुए थे उसके बाद माना जा रहा था कि आरबीआई दरों में कटौती कर सकता है, और आपको बता दें कि रेपो रेट में फिर 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की कटौती कर दी गई है। और अब इस कटौती के बाद रेपो रेट 7.75% से घटकर 7.50% हो गया है, यानी 7.5% हो गया है। साथ ही रिवर्स रेपो रेट में भी 25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है और अब ये 6.75% से घटकर 6.5%, 6.50% हो गया है। जाहिर तौर पर अब जो लोग कर्ज लेना चाहते हैं या जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है उन्हें जरूर राहत मिली है और उस पर अब उन्हें ब्याज कम देना होगा। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत में सीमा पार से होने वाली गोलीबारी
आतंकवाद और मुंबई आतंकी हमले की सुनवाई में देरी का मामला उठाया। सार्क यात्रा की कड़ी में इस्लामाबाद पहुंचे विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तानी समकक्ष से बातचीत में ये मुद्दे उठाए। जयशंकर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से शिष्टाचार मुलाकात भी की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान रिश्तों में नया अध्याय शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी के साथ बातचीत में सार्क के विकास के लिए भारत की पहलकदमियों और सकारात्मक सहयोग की इच्छा पर चर्चा की। पाकिस्तान इस साल के अंत में सार्क का अगला अध्यक्ष होगा। विदेश सचिव ने पाकिस्तान के साथ विवादित मुद्दों पर आपसी सहमति से हल निकालने पर बात की। We agreed to work together to find common ground and narrow differences. I reiterated our known concerns on cross-border terrorism, including on the Mumbai case. We agreed that ensuring peace and tranquility on the border was vital. We also raised the issues of Samjhauta Express and Indian involvement in the FATA and Balochistan. एस जयशंकर पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की रणनीति के तहत अपनी सार्क यात्रा के दौरान बांग्लादेश और भूटान भी जा चुके हैं। इस क्रम में पाकिस्तान में उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति खत्म करने की पहल की है। पिछले साल दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत पाकिस्तान के उच्चायुक्त के कश्मीरी अलगाववादियों के साथ मुलाकात की वजह से रद्द कर दी गई थी। इसके बाद भारत ने ये पहल की है। समझा जाता है कि इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच लंबित समग्र वार्ता का क्रम एक बार फिर शुरू होगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। 2G और 3G स्पेक्ट्रम की अगले दौर की नीलामी आज से शुरू होने जा रही है। कई सर्कलों में आइडिया सेल्युलर, वोडाफोन, रिलायंस कम्युनिकेशंस और भारतीय एयरटेल जैसे मौजूदा ऑपरेटरों के लिए अपना स्पेक्ट्रम बरकरार रखने की चुनौती होगी। मौजूदा ऑपरेटर 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में अपना स्पेक्ट्रम बरकरार रखना चाहेंगे क्योंकि उनके लाइसेंस की मियाद खत्म होने जा रही है। सभी ऑपरेटर नीलामी की प्रक्रिया खत्म होने तक बोली लगा सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सरकार इसके अंतिम परिणाम की घोषणा नहीं कर सकती है। आरक्षित मूल्य के आधार पर सरकार को अनुमानित 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होगा। हालांकि सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी से करीब 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद कर रही है। अफगानिस्तान के उच्च सदन में शानो जिरगा आपको बता दें, इसके एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में अफगानी उच्च सदन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने शमशेर के शरीफ से भारतीय संसदीय व्यवस्था और उच्च सदन की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। अफगानी प्रतिनिधि मंडल ने अफगानिस्तान में भारत के जरिए किए जा रहे विकास के कामों की सराहना भी की। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को ईरान से बचकर रहने की सलाह दी है। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने ईरान की तुलना आईएसआईएस से की। मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए ईरान और आईएसआईएस को एक सिक्के के दो पहलू बताया। उन्होंने आगाह किया कि अगर ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की जरा सी भी छूट मिलती है तो वो परमाणु बम बनाने से बाज नहीं आएगा। This deal has two major concessions. One, leaving Iran with a vast nuclear program. And two, lifting the restrictions on that program in about a decade. That's why this deal is so bad. हालांकि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य नेतन्याहू की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। इसी वजह से कई डेमोक्रेट सदस्यों ने उनके भाषण का बहिष्कार भी किया। बराक ओबामा ने भी एक इंटरव्यू में नेतन्याहू के विचारों से असहमति प्रकट की। Prime Minister Netanyahu has not offered any kind of viable alternative that would achieve the same verifiable mechanism to prevent Iran from getting a nuclear weapon. ये शायद पहला मौका है कि अमेरिका और इजरायल के बीच किसी मुद्दे को लेकर इतने ज्यादा मतभेद हैं। इजरायल जहां ईरान को मध्य एशिया सहित पूरी दुनिया के लिए खतरा मान रहा है, वहीं अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकने और मुख्य धारा में लाने की वकालत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूक्रेन संकट का समाधान निकालने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर और प्रतिबंध लगाने पर सहमति जाहिर की है। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ओबामा की मौजूदगी में इस पर सहमति बनी।
रूस पर यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में वॉशिंगटन में हुई अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में रूस पर और प्रतिबंध लगाने पर सहमति बनी है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में इसकी पुष्टि की गई है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात कर आपसी व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। Отметили, что в последнее время под влиянием неблагоприятной мировой конъюнктуры, падения цен на нефть, резкие колебания валютных курсов, наметилось некоторое сокращение объема взаимной торговли. वहीं यूक्रेन की संसद में मंगलवार को जबरदस्त विरोध देखने को मिला। इन सब के बीच यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाके डोनेत्स्क में गोलीबारी जारी है। Под обломками здесь полно таких трупов. В основном вон в том месте у них расположение было, вот где напротив убитых солдат. Там их не расположение было, их засыпало. Было 3 раза предложено им сдаться. पिछले साल सितंबर में सरकार और अलगाववादियों के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ था, लेकिन उसका लगातार उल्लंघन जारी है। हजारों लोग अब तक विस्थापित हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक से पहले विरोध के सुर। प्रशांत भूषण का केजरीवाल पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप। योगेंद्र यादव ने स्वीकारे मतभेद। जम्मू कश्मीर में मंत्रालयों का बंटवारा। मुफ्ती मोहम्मद सईद के पास गृह, वित्त और शिक्षा, निर्मल सिंह को ऊर्जा और आवास, सज्जाद लोन बने विज्ञान, तकनीक और पशुपालन मंत्री। 2G और 3G स्पेक्ट्रम के अगले दौर की नीलामी आज से शुरू। सरकार को 82,000 करोड़ से ज्यादा के राजस्व की उम्मीद। आरबीआई ने की दरों में कटौती। CRR और रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी। और ईरान मसले पर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद। नेतन्याहू ने ईरान की तुलना की ISIS से। डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया भाषण का बहिष्कार। ओबामा ने जताई आपत्ति।